नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे ज्योतिष में केंद्राधिपति दोष की। ये दोष किस तरह से उत्पन्न होता है या बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, केंद्राधिपति का मतलब होता है केंद्र का अधिपति या स्वामी होना। तो पहले ये जानें कि जन्म कुंडली में केंद्र स्थान क्या है। तो ये केंद्र भाव या स्थान 4 होते हैं: लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव। ये केंद्र स्थान या भाव कहलाते हैं। अब ये जानेंगे कि केंद्राधिपति दोष कैसे बनेगा। तो मित्रों, केंद्राधिपति दोष किन ग्रहों को लगता है? तो इसका उत्तर है कि ये दोष लगता है शुभ ग्रहों को। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। बुध कंडीशनल शुभ ग्रह होता है और चंद्रमा जब पक्ष बली होता है तब वह शुभ होता है। चंद्रमा को भी केंद्र अधिपति दोष लगता है और बुध को भी, गुरु और शुक्र को अधिक लगता है। इन 4 ग्रहों के अलावा किसी ग्रह को ये दोष नहीं लगता। इन शुभ ग्रहों में भी केंद्राधिपति होने का दोष, जैसा मैंने कहा, कि गुरु और शुक्र को अधिक लगेगा, बुध और चंद्रमा को कम। या अगर सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा दोष लगेगा गुरु को, फिर शुक्र को, शुक्र से भी कम बुध को और बुध से भी कम दोष लगेगा चंद्रमा को। लघु पाराशरी में बताया गया है कि विशेष रूप से गुरु और शुक्र के लिए ये बात कही गई है कि ये ग्रह केंद्राधिपति होकर मारक स्थान यानी दूसरे भाव और 7वें भाव में हों या इनके अधिपति हों तो बलवान मारक बनते हैं। थोड़ा सा ये समझ लें कि केंद्राधिपति होने का मतलब कि जिन ग्रहों को केंद्र अधिपति दोष लगता है उनकी राशियां केंद्र भावों में पड़ी हों। केंद्र का मतलब मैंने बता ही दिया, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। इन केंद्र भावों को चतुष्टय भी कहा जाता है। तो केंद्र भावों के स्वामी होने से ये ग्रह अपना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते। गुरु कब केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होंगे? तो उत्तर है मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्नों में। ये राशियां दो स्वभाव राशियां भी कहलाती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर इनकी लग्न है तो गुरु केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाएंगे। इन लग्नों में गुरु की दोनों ही राशियां धनु और मीन केंद्र में आ जाती हैं। इसीलिए गुरु को केंद्राधिपति दोष सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि यदि इसकी एक राशि केंद्र में हुई तो दूसरी राशि भी अवश्य केंद्र में ही होगी। जब दोनों ही राशियां केंद्र में होंगी तो गुरु अपना शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब बात शुक्र की करें तो शुक्र को मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन 8 लग्नों के होने पर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। इनमें भी कुछ लग्नों में, जैसे वृषभ लग्न, कर्क और सिंह लग्न ले लें, जिसमें शुक्र केंद्राधिपति होने के साथ साथ त्रिषडाय के स्वामी भी हो जाते हैं। यानी त्रिषडाय यानी 3, 6, 11 भावों के स्वामी हो जाते हैं। इसलिए शुक्र अपना शुभ फल देने की स्थिति में तो नहीं रहते, अपितु वह अशुभ फल देने लगते हैं। शुक्र के केंद्राधिपति होने की संभावना गुरु से अधिक होती है, क्योंकि गुरु तो सिर्फ 4 लग्नों में ही इस दोष से पीड़ित होंगे, तो शुक्र 8 लग्नों में। आशा है मित्रों मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो केंद्राधिपति दोष बनाने वाले ग्रहों की राशियां केंद्र भावों में हों तो ग्रह अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ ये मत समझिएगा कि वह शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है तो फिर वह अशुभ फल देने लगेगा, ऐसा मतलब नहीं है। सिर्फ ग्रह अपनी अशुभता को खो बैठता है। गुरु की तरह बुध को भी
बुध की भी यदि एक राशि केंद्र में होगी तो दूसरी राशि अवश्य केंद्र में होगी। इस तरह द्विस्वभाव राशियों की लग्न यानी 3, 6, 9 और 12 की लग्नों में गुरु और बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाते हैं। विशेष तौर पर इनकी राशियां यदि सप्तम भाव में पड़े, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव भी होता है, केंद्र भाव के साथ साथ ये मारक स्थान भी है, इसलिए अगर यहाँ इनकी राशियाँ हैं तो फिर ज़्यादा बड़ा दोष बनेगा। अब एक बड़ा प्रश्न यहाँ उठ सकता है कि जब इन शुभ ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है तो फिर पंच महापुरुष के शुभ योगों का क्या होगा, क्योंकि गुरु, बुध और शुक्र ये पंच महापुरुष के शुभ योग भी बनाते हैं जब ये केंद्र भावों में अपनी ही राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशियों में हो। तो ऐसी स्थिति में इन्हें जब ये पंच महापुरुष योग बनाते हों, जैसे गुरु के द्वारा हंस, शुक्र के द्वारा मालव्य और बुध के द्वारा भद्र योग जब बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें केंद्राधिपति दोष से पीड़ित माना जाएगा? तो यहाँ पे उत्तर है कि सप्तम भाव को यदि छोड़ दें तो अन्य केंद्र भावों में बैठने पर इनका पंच महापुरुष का शुभ योग फलित होगा, तब इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सप्तम भाव में अगर प्लैनेट बैठते हैं तो वह मारक भाव भी होता है। दुस्वभाव राशियों की लग्न अर्थात 3, 6, 9, 12 में गुरु और बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है, परंतु ये ग्रह वक्री हो जाएं तो फिर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, ऐसा मैंने एक विद्वान ज्योतिषी से सुना है। आप भी इसे प्रभाव में देखें और अन्य कुंडलियों में देखें। जैसे कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में गुरु लग्नस्थ हैं और वक्री हो जाएं तो फिर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, दोष समाप्त हो जाएगा। केंद्र अधिपति दोष बनाने वाले ग्रह यदि अशुभ ग्रह के साथ हो जाएं, पाप कर्तरी में हो, तो भी केंद्र अधिपति दोष में कमी आ जाएगी। तो ये थे मेरे विचार मित्रों केंद्राधिपति दोष के विषय में, और मैं प्रयास करूंगा कि 1-2 दिन में केंद्राधिपति दोष के प्रभावों को बताने की, उनके फलों को बताने की। फिलहाल तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।